हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो जेईई मेन का ये क्वेश्चन पेपर अपन स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन से मिला है। ठीक है, आसान सा एक क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। आपको गिवन है कि 0 से 1/2 x² dx डिवाइडेड बाई इसको आपको k/6 के इक्वल गिवन है, दिया गया है, और यहां से आपको k की वैल्यू पूछी है। तो अपन इस पार्ट को सोल्व कर देते हैं। इसको अपन अज्यूम कर लेते हैं i के इक्वल। रिप्लेसमेंट के हेल्प से सोल्व करेंगे तो x को अपन मान लेते हैं sin थीटा, ये अपन सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। लिमिट चेंज हो जाएंगी जो सब्स्टिट्यूट आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो लिमिट होगी 0 to π/6 और ये बन गया ठीक है। इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टेन स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं आप। इंटीग्रेट कर देते हैं तो आ जाएगा tan थीटा माइनस थीटा, लिमिट 0 to π/6। लिमिट रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, लोअर लिमिट से आपको 0 मिलेगा, तो अपर लिमिट रखने से ये वैल्यू आ गई। ये अपन को इक्वल करनी है k/6 के, तो k की वैल्यू 2√3 माइनस पाई। तो ये आपका आंसर है जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको गिवन है एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको एक मैट्रिक्स है जो कि गिवन है। ये है 2 -1 1 -1 0 2 और 1 -2 एंड -1। ठीक है, अब कुछ और इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि एक और मैट्रिक्स है, ये है एडजॉइंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ए है, ये लेमडा के इक्वल आपको गिवन है। ठीक है, और बी इनवर्स का ट्रांसपोज, इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो आपको म्यू के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो आपसे वैल्यू पूछी है मोड लेमडा म्यू की। ठीक है, ये फाइंड आउट आपको करना है, ये चीज आपको गिवन है। तो अपन इस पे डिटरमिनेंट अप्लाई करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 -1 1 अपन प्रॉपर्टी से जानते हैं कि ए का जो एडजॉइंट है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू ये होता है। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू 3 है, 3×3 का डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स जो भी है, तो ये हो जाएगा 2। इसको आप सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है +-3 आपको मिल गई है। ठीक है, अब अपन जो बी है उसकी भी डिटरमिनेंट वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो बी आपको गिवन है
इस तरह से इस पे दोनों साइड में डिटरमिनेंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा डिटरमिनेंट ए n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको आनी चाहिए थी। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है तो ये 4 बन जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी 81। अब अपन आंसर फाइंड करते हैं, उससे पहले अपन को इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये आपको गिवन है बी इनवर्स। ठीक है, दूसरा है कि यहाँ ट्रांसपोज आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको पता है कि ट्रांसपोज लेके डिटरमिनेंट अप्लाई करो या ऐसे डिटरमिनेंट अप्लाई करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से, और ये आप जानते हैं ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहां आप देख सकते हैं म्यू किसके इक्वल आ गया है 1 अपॉन डिटरमिनेंट बी की वैल्यू आप देख सकते हैं यहां से 81 है, तो ये हो गया। और ये आपको किसके इक्वल गिवन है लेमडा के इक्वल, तो आप मोड लेमडा देखोगे तो वो आपको कितना मिलेगा 3। तो आपका यहाँ पे जो आंसर है जो कि आपको देना था मोड लेमडा कोमा म्यू, तो मोड लेमडा की वैल्यू 3 है और म्यू आपका 1/81 है। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको मैट्रिक्स जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज एडजॉइंट से रिलेटेड आनी चाहिए थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो पैराबोला पे बेस्ड है। ठीक है, थोड़ा सर्कल भी आप कह सकते हैं, इसमें मिक्स है। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, देखो आपको ये गिवन है कि आपके पास एक पैराबोला है y² = 4x। तो ये पैराबोला अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये पैराबोला हो गया। ये इसका लेटेस्ट रेक्टम हो गया LR जिसे आप बोलते हैं। अब आपको बोला गया कि दो सर्कल हैं और उन दोनों सर्कल की जो रेडियस है वो इक्वल है और वो 2√5 के इक्वल है। ठीक है, और वो दोनों सर्कल ये जो LR है इससे पास होते हैं। तो वो सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। एक ये सर्कल है जिसका सेंटर में बोल देता हूं C2 है, एक ये और सर्कल है जिसका सेंटर C1 है। ये जो है ये C1 सर्कल है आपके पास और ये आपके पास C2 सर्कल है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इनका सेंटर है वो x पे होगा दोनों का। ठीक है, अब आपको ये बोला गया है कि इनकी जो रेडियाई है ये कितनी है 2√5 और ये भी कितनी है 2√5। तो आपको इन दोनों के जो सेंटर हैं उनके बीच की डिस्टेंस C1 C2 फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करूं, ये वाला ट्राइंगल आप देखो, ये वाला। ठीक है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि C1 C2, आपको पता है ये दोनों ट्राइंगल एक जैसे ही हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है आप देख सकते हैं कि ये भी 2√5 है, ये भी 2√5 है, ये 90 है, ये 90 है। ठीक है, और ये साइड इनमें कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सेम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि C1 C2, ये C1 C2 होगा वो इसके डबल के इक्वल होगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ CS1 के इक्वल होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसका डबल C1 C2 के इक्वल होगा। अब ये जो ट्राइंगल है इसमें अगर आप ध्यान देते हैं तो अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा, और आपको पता है कि LR है, इसकी लेंथ कितनी होती है 4 होती है, तो ये क्या हाफ ऑफ LR, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो
तो ये किसके इक्वल हो गया, 2 स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा 2 20 माइनस 4, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया आपका, 8 के इक्वल आ गया, ठीक है। अगेन मैं बोलूंगा कि जेईई मेन के हिसाब से ये एक मॉडरेट प्रॉब्लम है, ठीक है। जेईई मेन टॉपिक से एक और क्वेश्चन है जो कि लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, मैथमेटिकल रीजनिंग कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि आपके पास है आपको बोला गया कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो पी क्यू आर की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर आपके पास ऐसा स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, तो ये फॉल्स कब होता है, ये तो क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तब ये पॉसिबल होता है, ठीक है। तो यहां देखते हैं इसको क्या होना है, फॉल्स। इसको फॉल्स होने के लिए इसके दोनों जो पार्ट हैं वो भी फॉल्स होने चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, फॉल्स। तो नोट क्यू फॉल्स है, तो इसका मतलब क्यू कैसा है, ट्रू होना चाहिए। नोट इसके जो दोनों पार्ट हैं वो क्या होने चाहिए, फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब नोट क्यू फॉल्स है तो क्यू ट्रू हो गया, और आर यहां से क्या मिल गया आपको, फॉल्स मिल गया। आर यहां से आपको क्या मिल गया है, फॉल्स मिल गया। अब यहां पर ये जो है ये अपन को कैसा चाहिए, ट्रू। और ये ट्रू तब होगा जब पी भी क्या होगा, ट्रू होगा, और क्यू भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहां से ये निकल के आ गया कि पी ट्रू है, क्यू भी क्या है, ट्रू है, और आर आपका क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये आपका मैथमेटिकल रीजनिंग में लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं आप इसे, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। तो इसमें क्या गिवन है अपन देखते हैं। ये आपको गिवन है दो इंफॉर्मेशन, इसके अलावा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 पाई बाई 6 गिवन है, और आपसे पूछा गया है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 बताइए, ठीक है। तो यहां पे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लेते हैं, z1 को और z2 को अपन मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये जो गिवन रिलेशन है इसमें वैल्यूज रख देते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ z1 x1 हो जाएगा, और मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे क्या करा है, ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और उसका मोड अप्लाई कर दिया है। दोनों साइड में अपने स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। सिमिलरली आप z2 को यहां पे रखोगे तो आपको रिलेशन मिलेगा ये वाला, ठीक है। तो ये आपको रिलेशन मिल जाएगा। साथ साथ z1 माइनस z2, तो z1 माइनस z2 ये आपके पास z1 है और z2 है। तो z1 माइनस z2 का जो आर्ग्यूमेंट है वो आप देख सकते हैं, हो जाएगा y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 6। तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3। ये थर्ड रिलेशन आपके पास यहाँ पे आ गया है। अब अपने को रिक्वायरमेंट है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 की, यानी कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, y1 प्लस y2 की वैल्यू की।
तो अपने पास ये 3 रिलेशन है, इनकी हेल्प से अपन y1 प्लस y2 फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 माइनस 2 कर रहा हूँ, तो 1 माइनस 2 आप करेंगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा y1 प्लस y2 y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 अपॉन सॉरी ये हो जाएगा आपका 2 के इक्वल। ऑलराइट, अब यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू रख सकता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 और ये हो जाएगा 2 और ये y1 प्लस y2 ये आपको मिल गया 2√3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, देखिए आपको बोला गया है कि ये एक प्लेन आपको फाइंड करना है सबसे पहले, और उसके लिए आपको ये बोला गया है कि एक लाइन है, ठीक है। जैसे एक ये प्लेन है और आपको एक लाइन दी गई है जो इसको परपेंडिकुलरली, ये जो प्लेन है इस लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो आपको गिवन है 4 माइनस 2 3 और b 2 4 माइनस 1। फिर आपसे बोला गया है कि ऑप्शन में कुछ पॉइंट्स आपको गिवन है, आपको पता करना है कि ये प्लेन जो है वो कौन कौन से पॉइंट से या किस पॉइंट से जाएगा। तो सबसे पहले अपन इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो लाइन है वो इस प्लेन के नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी, तो अपन प्लेन का नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। ए बी वेक्टर एक्चुअली इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो ए के कोऑर्डिनेट में से बी के कोऑर्डिनेट माइनस करके अपन नॉर्मल वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2i माइनस 6j और ये हो जाएगा 4k। साथ साथ ये प्लेन पे जो पॉइंट है वो भी आपको मिल जाएगा, वो ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो ये हो जाएगा 3 1 और 1, ये मिड पॉइंट आपने फाइंड कर लिया। तो ये एक पॉइंट भी अपने पास प्लेन पे आ गया 3i प्लस j प्लस k। आप जानते हैं प्लेन का इक्वेशन लिखना ये होता है r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। तो r हो जाएगा xi yj और zk। n है नॉर्मल वेक्टर, ये आपको मिला है 2i माइनस 6j प्लस 4k। और a डॉट n यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दूं तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 प्लस 4। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6y प्लस 4z इज इक्वल टू 4। ये आपका प्लेन का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब आपको ऑप्शन से चेक करना है कि कौन सा पॉइंट है इस प्लेन से जाएगा। तो मैं जो सेकंड ऑप्शन है आपका, जिसमें आपको कोऑर्डिनेट दिए गए 4 0 माइनस 1, वो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि इस प्लेन को सेटिस्फाई कर सकता है। आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 2 4 0 4 माइनस 1 4। तो आप देख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 4, हेंस ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है वो अपने जेईई मेन टॉपिक से है। जेईई मेन टॉपिक में जो रिलेशन होता है उस पे बेस्ड है। तो रिलेशन के क्वेश्चन या तो जो आपको थ्योरी याद होती है उससे आप अप्रोच करते हो, और कई बार आप वैल्यू अज्यूम करके भी अप्रोच करते हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो अपन वैल्यू अज्यूम करके अप्रोच करेंगे तो ईजी रहेगा। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनमें क्लियर है कि ट्रांजिटिव आपको चेक करना है कि कौन सा ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बोला गया है कि ए बी से रिलेटेड होगा बाय रिलेशन R1 इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बिलोंग्स टू Q होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं इसको चेक करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो कुछ सुटेबल वैल्यूज अज्यूम कर लेता हूं। तो ये जो है इसके लिए ए मैंने अज्यूम कर लिया 5√3, बी मैंने अज्यूम कर लिया 5 - √3 पावर 1/2, और सी है ये मैं कोई अज्यूम कर लेता हूं 4 + √3 होल पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूं कि AR1B, ठीक है, तो AR1B में देखते हैं कि A² + B² Q है या नहीं है। तो आप A की वैल्यू ये रख दो और B की वैल्यू ये रख दो। A की वैल्यू आपने यहाँ पर ये रख दी और B की वैल्यू ये रख दी, तो आपको ये एक रेशनल नंबर मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि A जो है वो B से रिलेटेड है। सिमिलरली B और C में चेक करते हैं। तो आप एक काम कीजिए, यहां B की वैल्यू रख दो, यहां C की, इसको सोल्व करोगे तो ये भी एक रेशनल नंबर आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि B है ये C से भी रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद में A और C का मैं चेक करता हूं। तो ये A² है, C² है, ये Q है या नहीं है। तो आप यहां पर A की वैल्यू रख दो और C की वैल्यू, तो आप पाओगे कि ये रेशनल नहीं है, ये एक इरेशनल क्वांटिटी आएगी। इसका मतलब A जो है वो R से रिलेटेड भी नहीं होगा। इसका मतलब A B से रिलेटेड है, B C से है, पर A C से नहीं है। तो यहां से मेरा रिजल्ट क्या बन गया स्टूडेंट्स, नॉट ट्रांजिटिव। यहां से मेरा रिजल्ट बन गया नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अब मुझे R2 के लिए चेक करना है। इसमें बोला गया है कि A B से रिलेटेड होगा बाई R2 अगर A² + B² रेशनल नहीं है। तो A B से रिलेटेड कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसके लिए भी मैं कुछ एग्जांपल्स चूज कर लेता हूं। तो A मैंने चूज कर लिया 5, B चूज कर लिया फॉर एग्जांपल मैंने 2, और C मैंने 5 - √3 ऐसे। अब अपन चेक करते हैं AR2B, तो ये हो जाएगा A² + B²। तो यहां आप A और B की वैल्यू रखो, A और B की वैल्यू रखोगे तो जो नंबर आएगा वो रेशनल नहीं आएगा। इसका मतलब A वो B से रिलेटेड है। B और C के लिए चेक करते हैं, तो ये B² C², ठीक है, B C से रिलेटेड है। अब B और C की वैल्यू रखो, यहाँ पे स्क्वायर करो, तो जो नंबर आएगा वो रेशनल अगेन नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कि B C से भी रिलेटेड है। अब मैं चेक करता हूं A और C में, तो ये है A² + C²। A और C की वैल्यू अगर आप यहां से रखोगे तो आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा। रेशनल मिल गया, इसका मतलब AR से A जो है वो C से रिलेटेड नहीं हो सकता बाई R2। इसका मतलब यहां आप देखो क्या सिचुएशन है, यहां पर है A B से है, B C से है, बट अगेन A C से नहीं है। तो अगेन आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये रिलेशन का क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया। ठीक है, तो ये अप्रोच कई बार बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। ओके, अगला क्वेश्चन है एक लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिमिट के लिए जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो है लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a अगर अपन लिमिट x टेंड्स टू a यहाँ पे चेक करें तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, जो कि लिमिट के अकॉर्डिंग एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो इसको अपन सिंप्लीफाई करके ये जो 0/0 फॉर्म है इसको रिमूव करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो
अपन ये यूज कर सकते हैं कि a माइनस बी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना अपन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर एक काम करता हूँ, इसको a माइनस बी की तरह ट्रीट करता हूँ। ये क्या है, a माइनस बी, और a माइनस बी को उस तरह से मैं एक्सप्रेस कर दूंगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो चीज अप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a। सबसे पहले न्यूमरेटर में अप्लाई कर रहे हैं रिलेशन, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर इतना हो जाएगा, प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, सिमिलरली ये जो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन है इसमें भी अपन ये चीज अप्लाई कर देते हैं। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, और ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, ये लिमिट x टेंड्स टू a, इसको सोल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, a माइनस एक्स। इसको सोल्व करता हूं तो 3 तो कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा a माइनस एक्स। बाकी इसको मैं एक बार ऐसे रख लेता हूं और इसको भी ऐसे रख लेता हूं, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आपका कैंसिल हो गया। अब मैं x टेंड्स टू a जो है उसको वहां पे रख सकता हूं, तो ये बन जाएगा 1/3। आप थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान दें। अब मैं यहाँ पे x की जगह a रखने वाला हूं, तो ये बनेगा 4a पावर 2/3, तो ये हो जाएगा 4a पावर 2/3, ये भी 4a पावर 2/3, 4a पावर 2/3। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि यहाँ से क्या मिलेगा, तो ये आपको ये मिलेगा 3a 2/3 प्लस 3a 2/3 और 3a 2/3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/3। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे बाकी सब कुछ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर भी 4 पावर 2/3 बचेगा और नीचे बचेगा 3 पावर 2/3। तो अल्टीमेटली मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 4/3, इस तरह से। ठीक है, अब अगर आप ऑप्शन मैच करना चाहें तो आपको थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। ये 1/3, ठीक है, और ये हो जाएगा 16/9 होल पावर 1/3। इसको आप लिख सकते हो 1/3, 8 × 2 और ये 9 1/3। 8 है, इसको बाहर ले लोगे आप तो ये बन जाएगा 2/3 और अंदर रह जाएगा 2/9 1/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो वेक्टर और प्लस ट्रिग्नोमेट्री का आप बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो देखते हैं क्या गिवन है, इसमें क्या पूछा गया। आपको ये बोला गया है कि यहाँ पर ए बी सी रियल नंबर है और एक रिलेशन आपको गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक तो ये आपको गिवन है, दूसरा आपको ये गिवन है ठीक है। उसके बाद में ये जो आपको दो वेक्टर दिए गए हैं इनके बीच का एंगल अपन कितना मान लेते हैं, अल्फा। तो एंगल क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। ये आपको फाइंड आउट करना है एंगल। ठीक है, तो अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो रिलेशन दिया गया आपको थीटा भी दिया गया है इनफैक्ट π/9। ओके,
ये आपको दिया गया। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये जो मेरे पास है ना, इसको मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूँ, लाइक 1/k या k, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1/k अज्यूम कर लिया, या आप k ही अज्यूम कर लीजिए, 1/k की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये k। तो यहां से आप देखो कि k/a ये cos थीटा के इक्वल आ गया। k/b अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस 2π/3। k/c ये हो जाएगा cos थीटा प्लस 4π/3, इस तरह से, ठीक है। अब अगर मैं यहां ध्यान से देखता हूं तो k/a प्लस k/b और k/c इनको ऐड करके तो ये बनेगा cos थीटा प्लस 2π/3 cos थीटा प्लस 4π/3, ठीक है। इस पे cos c प्लस cos d आप लगाते हो तो ये बनेगा 2 cos पाई प्लस थीटा, और ये बन जाएगा cos π/6, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, यहां पे मैंने क्या करा है, ये cos c और cos d है, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2, और ये हो जाएगा c माइनस d/2, ये बनेगा एक्चुअली। तो cos थीटा 2 और ये माइनस cos थीटा, और ये आपका बन जाएगा 1/2, तो ये बेसिकली 0 बन गया। इसको आप सोल्व करो एलसीएम लेके, तो k तो कॉमन आ जाएगा, एलसीएम ABC, और ये आपको मिलेगा AB प्लस BC प्लस C, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से आप ध्यान से देखो तो आपको मिलेगा AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू 0 के इक्वल, ठीक है। तो यही वैल्यू तो अपन को चाहिए थी ये एंगल फाइंड करने के लिए। तो कोस अल्फा इज 0, और ये दोनों कितने कितने हैं, 1 और 1, तो अल्फा कितना आ गया है, जो एंगल π/2 आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको एंगल दिया गया था वो दरअसल यूज ही नहीं हुआ है। तो ऐसे कई बार अननेसेसरी डेटा या कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। अगर कोई किसी बच्चे ने सीधा यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखी है तो उसको थोड़ा मुश्किल हो गई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक बाइनोमियल थ्योरम का आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है, 3/2 x स्क्वायर माइनस, ठीक है, पावर 9। आपको ये बोला गया है कि इसमें जो टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ x वो k के इक्वल है, तो आपको 18k की वैल्यू बतानी है। तो अपन ये मान लेते हैं कि जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है वो tr+1 है, तो ये हो जाएगा ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की पावर को एक जगह रख लेते हैं, ठीक है। x की सारी पावर मैंने एक जगह कर ली। ये आपको 0 के इक्वल चाहिए क्योंकि आपको टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू 6 के इक्वल है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट आपको मिलेगा उसमें r की जगह 6 अपन रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 9c 6 3/2 पावर 3 माइनस 1/3 पावर 6, ये आपका कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 9c3, और ये हो जाएगा 1/8, और ये हो जाएगा 1/27। इनको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये हो जाएगा 9 8 7 3 ठीक है, इस तरह से। अब इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर
ऊपर यहाँ पे 7 रह जाएगा और नीचे आपको मिलेगा 18, ठीक है। तो ये आपको बोला गया है कि k की इक्वल है, तो 18k की वैल्यू क्या होगी, तो 18 से मल्टीप्लाई करते थे, तो 18k की वैल्यू है 7 होगी, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड है, एलिप्स और हाइपरबोला का मिक्स प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एलिप्स और एक हाइपरबोला की इक्वेशन दी गई है और उनकी जो इसेंट्रिसिटीज हैं उनमें रिलेशन दिया गया है। फिर आपको बोला गया है कि एलिप्स जो है उसके जो फोकस हैं उनके बीच की डिस्टेंस अल्फा है और हाइपरबोला के जो फोकस हैं उनके बीच की डिस्टेंस बीटा है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों की इसेंट्रिसिटीज लिख दी हैं। आपको गिवन है कि E1 इंटू E2 1 है, स्क्वायर कर दिया मैंने, अब इसको सोल्व कर लूंगा। 16 है, सॉरी, ठीक है। इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपको बी स्क्वायर कितना मिलेगा, 9 के इक्वल मिलेगा। तो यहां से E1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4/5, और ये आपको मिल जाएगी 5/4, ठीक है। अब अल्फा क्या है, अल्फा है डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस ऑफ एलिप्स। तो आप ये जानते हैं ये 2AE होता है। तो ए की वैल्यू आप यहाँ पे एलिप्स में देख सकते हैं 5 है, इसेंट्रिसिटी 4/5, बीटा ठीक है। इसमें ए की वैल्यू देखिए हाइपरबोला में तो 4 है और ये 5/4 है, तो ये किसके इक्वल है, 10 के। तो यहाँ से क्लियर है कि अल्फा कोमा बीटा 8,10 के इक्वल है। तो ये आपका आंसर है। तो ये भी एक आसान सवाल आप बोलेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसको अपन इजीली वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। x को एक तरफ कर लेंगे और y को एक तरफ। तो ध्यान दीजिए, ये x³ dy इधर लाओगे तो ये कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा d। इधर देखो 2y माइनस xy इंटू dx। अब अपन y को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, तो ये y हो गया। यहां से y कॉमन लेके मैंने नीचे डिनोमिनेटर में ले लिया और ऊपर रह जाएगा 2 माइनस x dx। ये जो पार्ट है इसको नीचे ले आओ, साथ साथ x² कॉमन भी ले लो। तो ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब मुझे दोनों साइड में इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये जो पार्ट है
एक एल्जेब्रिक पार्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप कोई भी तरीका चूज कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट करने का। मैं पार्शियल फ्रैक्शन से चला जाता हूँ, तो मैं इसको अलग से लेके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो आई होप एंड एक्सपेक्ट कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन आते हैं, ठीक है। मैं दोनों साइड में x इक्वल टू 0 डालता हूँ, तो ये आ जाएगा 2, ये 0 और ये आ जाएगा -c। तो यहाँ से c की वैल्यू मुझे कितनी मिल चुकी है, -2। ओके, अब मैं x इक्वल टू 1 डालता हूँ, ये तो मिलेगा 1, ये तो 1 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये 0 0 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, x इक्वल टू 2 ड्रॉप करता हूँ, तो x इक्वल टू 2 ड्रॉप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 और ये है 4a और ये कितना बन जाएगा, 2b। ओके, और ये कितना बन जाएगा, c। लेकिन बाकी वैल्यूज मेरे पास हैं, वो रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये 0 और ये कितने 4 बन जाएगा और ये -4 बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये -2b बन जाएगा। ये 2b रहेगा, b अपन को फाइंड करना है, और c जो है वो मेरे पास कितना है, -2 है। तो यहाँ से क्लियर है कि b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -1। ओके, इस तरह से। तो अब सारी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy और इसकी जगह अपन ये रिप्लेस कर देते, तो a1 है तो ये आ जाएगा x -1, b कितना है, -1, तो -1 अपॉन x, c है वो -2 है, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब अपन दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ln y ln x -1 माइनस ln x 2x प्लस c, ये आ गया, ठीक है। इजी इंटीग्रेशन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपको c फाइंड करने के लिए कंडीशन दी गई है कि x इक्वल टू 2 पर y कितना है, e। तो x की जगह 2 और y की जगह e रख दो, तो ये कितना है, ln e, y की जगह e रखना है, उसी समय x की जगह 1। तो ln e कितना होता है, 1, तो 1 से 1 कैंसिल और ln 1 0 होता है, तो यहां से आ गया c कितना होगा, ln 2। तो ये बन गया ln y ln x -1 माइनस ln x 2 अपॉन x, और ये आ गया आपके पास ln 2, ठीक है। अब आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो x की जगह आप 4 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, ln 3 माइनस ln 4, ये 1/2 और ये आ जाएगा ln 2। ओके, तो ये हो गया ln y। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ln ये हो जाएगा 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4। इसको भी लॉग में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये आपको e पावर 1/2 मिल सकता है। 1/2 को भी मैंने लॉग में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ जाएगा ln y और ये आ जाएगा आपका कितना 3/2, और इसको आप कितना लिख सकते हैं, √e। ln a प्लस ln b, इसको आपने लिख दिया ln ab, दोनों साइड से लॉग रिमूव कर दो, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3/2 इंटू √e। तो ये आपका एक आंसर है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल आप देखें तो डिफिकल्ट नहीं कह सकते, ठीक है। पॉइंट और स्ट्रेट लाइन से बहुत एक आसान क्वेश्चन है, अगर आप मैट्रिक्स के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपके क्लास नोट्स में भी ऐसा सवाल मिलेगा 100%। इसमें आपको एक ट्राइंगल दिया गया है और उसके सारे वर्टिसेस आपको दिए गए हैं और ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है।
ऑर्थो सेंटर आप जानते हैं कि वर्टेक्स जो हैं उनसे सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करते हैं उनका मीटिंग पॉइंट होता है। तो ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप कर दिया और ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप कर दिया, तो ये इनका मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, एच यानी कि ऑर्थो सेंटर। तो अपन यहाँ पे एक काम करते हैं, बीई का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं और एडी का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो सबसे पहले बीसी का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो बीसी का स्लोप -1/2 है। यहां से एडी का इक्वेशन लिख सकते हैं, इसका स्लोप -1/2 है तो एडी का 2 हो जाएगा। तो एडी का इक्वेशन हो जाएगा y -7 और ये 2 और ये हो जाएगा x + 1। इसको सोल्व कर सकते हैं आप, y -7 2x + 2, तो ये आपका हो जाएगा 2x - y + 9 = 0। तो ये आपने एडी का इक्वेशन फाइंड कर लिया। सिमिलरली अपन बी का इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में अपन लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ AC। तो ये हो जाएगा y -1 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा x + 7। इसका स्लोप -2 है तो इसका 1/2, तो ये हो जाएगा 2y - 2 ठीक है, इस तरह से। अब अपन 1 और 2 है उसको सोल्व कर लेंगे। तो उनको सोल्व करोगे तो आपको x मिलेगा -3 और y मिलेगा 3। ठीक है, तो ये आपका ऑर्थो सेंटर आ गया। हेंस योर ऑर्थो सेंटर इज -3, 3। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो गया। तो मैं इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन कंसिडर करूंगा। ठीक है, और आप भी। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो आपको LHS गिवन है, उसको RHS से कंपेयर करके a ऑफ x और b ऑफ x की वैल्यूज आपको बतानी है। ठीक है, तो अपन इसको i के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। इस तरह से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं एक ट्राइंगल अज्यूम करता हूं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, और ये √x है, ये 1 + √x है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी साइन में है इसको मैं थोड़ा इजी बनाने के लिए 10 में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये इसको मैंने 10 में कन्वर्ट कर लिया, इससे थोड़ा सा आसान हो गया एक्सप्रेशन। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं। आप लोगों को ये बताया गया है कि जब भी इनवर्स होता है तो अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं, और इनवर्स वाले फंक्शन को अपन फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और 1 को सेकंड मानते हैं। जैसे tan इनवर्स x करते हो आप, sin इनवर्स x करते हो। ठीक है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ tan इनवर्स x को आप फर्स्ट फंक्शन मान लोगे और 1 को सेकंड। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दूं मैं। और ये दूसरा पार्ट है, इसका इंटीग्रेशन भी करके यहां पे लिख देते हैं। ठीक है,
इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपका रूट dx और ये हो जाएगा 1 + x। ठीक है, अब अपन ये पार्ट अपना सोल्व हो चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है। अब अपन इस पार्ट को सोल्व करते हैं। तो मैं जूम कर लेता हूं कि x को t², ओके, तो ये हो जाएगा dx, ये हो गया। ये इंटीग्रेट वाला पार्ट मैं ऐसा कैसा मान लेता हूं, और ये हो जाएगा 1/2। इसको अपन t के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2t, और t² रखोगे तो यहां से t जनरेट हो जाएगा, तो वो t², और ये हो जाएगा बच्चों आपका 1 + t²। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो अब आपके पास यहाँ पे t² बच गया, तो इसमें मैं एक काम करता हूं, +1 और -1 करता हूं। ठीक है, इसका रीजन शायद आप लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि नीचे अपने पास कितना है, 1 + t² है, तो अलग अलग डिवाइड कर दो, तो ये तो आ जाएगा 1 × dt प्लस ये आ जाएगा dt 1 + t²। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan 1t + c। अब आपने कंप्लीट इंटीग्रेट कर दिया। अब t की वैल्यू वापस x के टर्म में रख देते हैं, तो ये अपने पास था x tan 1√x, t का मतलब अपने पास है √x प्लस ये है tan 1√x + c। अब ये जो tan 1x है, इसको अपन एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा x + 1 tan 1√x -√x + c। ठीक है, अब जो आपको गिवन है उससे अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको मिलेगा a ऑफ x है, उसकी वैल्यू x + 1 मिलेगी, और b ऑफ x है, उसकी वैल्यू आपको मिलेगी -√x। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन जो टॉपिक आपका है उससे रिलेटेड है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि आपके पास एक एपी है, उसके n टर्म्स का सम 488 है। ठीक है, फिर आपको बोला गया कि इसका जो nth टर्म है वो नेगेटिव है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो n टर्म्स का सम अपन लिख लेते हैं n/2 फर्स्ट टर्म 20 है, कॉमन डिफरेंस -2/5 आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक बन गई है, n में क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आई मीन रूट्स फाइंड करेंगे, तो एक तो आपको मिलेगा 40 और एक आपको मिलेगा 61। अब n की दो वैल्यू हैं, तो अपन चेक करेंगे कि n की कौन सी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग tn नेगेटिव होगा। तो n की वैल्यू अपन 40 लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक तरह से t40 a + n - 1 × d, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा -2/5। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, इसका मतलब n की वैल्यू 40 नहीं होगी, तो n की वैल्यू अपन 61 लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रखो 20 61, तो यहाँ पे 60 और ये बन जाएगा -2/5। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपको वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, और आप देख सकते हैं -4 के इक्वल होगी। इसका मतलब n = 61 पॉसिबल वैल्यू है मेरी। ठीक है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में आपको tn गिवन है, तो आप देख सकते हैं tn की वैल्यू कितनी होगी, -4। तो tn = -4 आपको ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला अपना जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, थोड़ा सा पीएनसी भी आप समझ सकते हैं इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन काफी आसान क्वेश्चन है, नंबर बेस्ड है, और नंबर्स पे आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस क्वेश्चन को।
आपको ये बोला गया है कि आपको एक 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। ऑब्वियसली नंबर बनाने में अपन इन डिजिट्स को यूज करेंगे। तो आपको ये बताना है कि आप जो 5 डिजिट नंबर बनाएंगे उनमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो नंबर बनाने में एग्जैक्टली 2 ही डिजिट यूज हुए हैं। ठीक है, तो पहले अपन देख लेते हैं कि टोटल नंबर, उसको आप n ऑफ s भी बोलते हैं, कि सैंपल स्पेस में कितने जो है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं। तो टोटल मेरे पास कितने हैं डिजिट्स यूज करने के लिए 10, लेकिन मुझे 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो ये जो प्लेस है यहाँ पर मैं जीरो को नहीं ला सकता, जीरो के अलावा कुछ भी ला सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ गया तो 5 डिजिट नंबर नहीं होगा। तो इसको फिल करने के 9 तरीके हैं, बाकी सबको 10 तरीके से मैं फिल कर सकता हूं। तो ये टोटल तरीके हैं जिनमें सारे 5 डिजिट नंबर आ गए हैं आपके। ठीक है, बट अपन को क्या रिक्वायरमेंट है, अपन को रिक्वायरमेंट है कि ऐसे नंबर जो 5 डिजिट के तो हों लेकिन उसमें एग्जैक्टली 2 डिजिट यूज करे हुए हों, चाहे 1 और 2 से बनाया गया हो, चाहे 1 और 0 से बनाया गया हो, कैसे भी, लेकिन केवल 2 डिजिट यूज किए गए हों। ठीक है, तो अब अपन अपने जो फेवरेबल या रिक्वायर्ड केसेस हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड केसेस, तो इसमें 2 केस बना लेता हूं मैं। पहला है कि मैं जो 2 डिजिट नंबर बनाऊंगा उसमें 0 इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको थोड़ा इजी समझाने के लिए, इजी तरीके से समझाने के लिए, विदाउट 0। तो मैं नंबर यूज कर सकता हूं 1 2 3 अप टू 9। ठीक है, ओके। तो इन 9 में से मेरे को 2 डिजिट लेने हैं, ठीक है, और उनको यूज करके नंबर बनाने हैं। कितने डिजिट वाले बनाने हैं? ऑब्वियसली 5 डिजिट वाले बनाने हैं। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो 9 नंबर है इनमें से कोई भी 2 नंबर चूज कर लेता हूं। ठीक है, जैसे 2 और 3, 1 और 9, 2 नंबर चूज कर लिए। अब इस जगह को भी 2 तरीके से, इसको भी 2 2, सबको 2 तरीके से फिल कर सकता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 2 पावर 5। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान देने की है कि यहाँ 2 तरीके ऐसे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 और 3 सेलेक्ट किया, तो यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर सब जगह 2 आ गया, तो वो मेरे काम का नंबर नहीं होगा, बिकॉज मुझे एग्जैक्टली 2 डिजिट यूज करने ही करने हैं। या मैं 3 3 3 3 ये डाल दूं, इसका मतलब ये जो टोटल नंबर आपके 2 पावर 5 बन रहे हैं, इसमें से 2 नंबर ऐसे हैं जो मेरे लिए यूजफुल नहीं हो सकते, क्योंकि वो हो सकता है उसमें 2 नंबर इसलिए हटाएं कि हो सकता है उसमें एक ही डिजिट से पूरा नंबर बना गया हो या अदर डिजिट से दूसरा नंबर बनाया गया हो। तो ये अपना हो गया आंसर। ये हो गया, ठीक है। अब हो सकता है 0 भी इन्वॉल्व हो, तो मैं 0 के साथ देख लेता हूं, विथ 0। इसका मतलब 0 तो अपन को यूज करना ही करना है, 0 को लेके ही नंबर बना रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास एक तो 0 है और एक 1 से लेके 9 तक जो डिजिट्स है उनमें से कोई एक और लूंगा, तो 0। तो मैंने क्या कर लिया है, एक 0 तो ले लिया, एक इनमें से लेना है, तो उसके कितने मेथड्स हैं? 9C1। अब मेरे पास 2 नंबर हो गए, एक तो 0 और एक इनमें से कोई और नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 2 है। ठीक है, अब मेरे को फिल करना है, तो ये जो पहला यहां वाला जो प्लेस है इसको मैं 0 से तो फिल नहीं कर सकता, इसका एक ही तरीका है, जैसे 2 फिल कर सकता हूं, तो इसको फिल करने का एक तरीका, बाकी इन सबको 2 2 2, तो 2 पावर 4 तरीके से मैं फिल कर सकता हूं। ठीक है, अब मेरा कौन सा नंबर गड़बड़ हो सकता है कि पूरा का पूरा जो नंबर है वो एक ही डिजिट से बन जाए? अब 0 से तो वो बन नहीं सकता, क्योंकि यहां पे 0 मैंने लिया ही नहीं। इसका मतलब गड़बड़ तब हो सकती है जब यहां भी 2 आ जाए, यहां भी 2, यहां भी 2, तो एक नंबर ऐसा है जो मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 135। तो आपके जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, वो कितने हो गए टोटल? वो हो गए हैं
135। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपके रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड तो इतने हैं, ये तो आपके फेवरेबल या रिक्वायर्ड है, और टोटल कितने हैं 9 × 10⁴। इसको आप थोड़ा सा तकलीफ करके सोल्व कर लें तो ये आ जाएगा 135 अपॉन 10⁴। तो ये आपका आंसर है। और प्रोबेबिलिटी और P&C को मिक्स करके अगर मैं देखूं तो यू कैन नॉट से इट्स ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, ये क्वाड्रेटिक का टॉपिक है। क्वाड्रेटिक किसी टॉपिक से क्वेश्चन है और टॉपिक का नाम है लोकेशन ऑफ रूट। अगर आप मैट्रिक्स के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले तो आपको लोकेशन ऑफ रूट में डाउट आती है, मतलब मैट्रिक्स के क्या कहीं भी पढ़ रहे हो आप तो डाउट आती है उसमें। और उसके बाद में लोकेशन ऑफ रूट के ये जो पर्टिकुलर केस है उसमें ज्यादा डाउट आती है। अब अगर आप मैट्रिक्स के स्टूडेंट हैं तो पक्का आपने डाउट में बार बार ये क्वेश्चन पूछा होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये वहां से क्वेश्चन है, तो इसको अपन सोल्व करते हैं। आपको ये बोला गया है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपन मान लेते हैं इसको कि लेमडा स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेमडा एक्स प्लस 2 ये आपको गिवन है। आपको ये बोला गया है कि अगर इसको आप 0 के इक्वल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने तो लेमडा की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होंगी जिनके लिए इस इक्वेशन का एग्जैक्टली जो 1 रूट है वो 0 से 1 में रहेगा। एग्जैक्टली 0 से 1, एग्जैक्टली एक रूट 0 से 1 इंटरवल में रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये वो कॉन्सेप्ट है कि एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज इन इंटरवल m, n, ऐसा हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। चलो अब देखते हैं, आप ध्यान से देखो, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट लेमडा स्क्वायर प्लस 1 है जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो एक अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब अपन को रिक्वायरमेंट क्या है, अपन चाहते हैं कि एग्जैक्टली जो 1 रूट है वो 0 से 1 में रहे। तो या तो आपका ये ग्राफ पॉसिबल है, इसमें एग्जैक्टली 1 रूट 0 से 1 के बीच में है, या ये भी पॉसिबल है, ये भी आपके लिए पॉसिबल है, इसमें भी एग्जैक्टली 1 रूट 0 से 1 में है। तो ये बात तो बहुत इजीली स्टूडेंट को समझ में आती है जब हम लोग पढ़ाते हैं। लेकिन एक कुछ और केस भी यहाँ पे बन सकते हैं। आपका एम क्या है, आपका एम है कि एग्जैक्टली 1 रूट आप 0 से 1 में रखना चाहते हो। तो स्टूडेंट्स ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे 0 आ जाए और यहाँ पे 1 आ जाए। यहाँ पे एक रूट क्या हो चुका है, एक्चुअली एक रूट इटसेल्फ क्या है 0। तो अभी भी मेरा ये बोलना बिल्कुल ठीक है कि एग्जैक्टली 1 रूट 0 से 1 के बीच में है। या फिर ऐसा हो जाए कि ये रूट एग्जैक्टली 1 हो जाए और ये कितना हो जाए 0। तो अभी भी मैं कह सकता हूं कि एग्जैक्टली 1 रूट इज बिटवीन 0 एंड 1। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का आपको क्या तरीका बताया है वो लगाते हैं अपन। तो यहां पे अपन लगाएंगे f of 0 f of 1 लेस देन 0। ओके, तो f of 0 यहां से कैलकुलेट करो, तो f of 0 कैलकुलेट करोगे तो वो 2 आएगा, और f of 1 यहां से कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लेमडा प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 3 लेस देन 0। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 1 2 3। ठीक है, अब आप लोगों को बताया गया है कि जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं इनको आपको चेक करना है कि ये आंसर के पार्ट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, ये जो केस है वो तो केवल इन्हीं को रेप्लिकेट करता है। अब हो सकता है कि ये केस भी हो जाए, ये केस भी हो जाए। इसके लिए जो बाउंड्री पॉइंट 1,3 है ये मुझे चेक करने पड़ते हैं। तो लेमडा इक्वल टू 1 लेके मैं इसके रूट्स फाइंड करता हूं। तो लेमडा की वैल्यू 1 रखो तो ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, और ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 1,1। तो अगर आपने लेमडा इक्वल टू 1 लिया तो आपके रूट्स क्या निकल के 1,1। तो फिर मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली 1 रूट 0 to 1 में है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। इसका मतलब अगर मैं ऐसा नहीं बोल सकता तो लेमडा इज इक्वल टू 1 में आंसर में भी नहीं ले सकता। ठीक है, अब मैं लेता हूँ लेमडा इज इक्वल टू 3 और लेके यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर
माइनस 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर माइनस 5x ये दो रूट निकल के आए। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली जो वन रूट है 1/5 वो इंटरवल 0 से 1 में है। इसका मतलब अगर आप लेमडा इक्वल टू 3 लेते हो तो आपकी जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब लेमडा इक्वल टू 1 भी आपको आंसर में शामिल करना पड़ेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स लेमडा के लिए वो होगा लेमडा 1 तो आंसर का पार्ट नहीं होगा, तो 1 पे तो आप अभी भी जो पहले ब्रैकेट ओपन था वही रखेंगे, और जो 3 है उस पर आप कैसा ब्रैकेट लगा देंगे, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, इसे भी आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बोल सकते हो, और रेट मेजर का प्रॉब्लम है। आपको बहुत अच्छे से रेट मेजरमेंट के क्वेश्चन करवाते हैं। तो यहां पे आपको क्या गिवन है कि आपके पास एक क्यूब है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि साइड ऑफ क्यूब एल के इक्वल है, तो उसका जो एरिया है वो हो जाएगा 6l स्क्वायर। आपको गिवन है कि जब l की वैल्यू 10 है तब एरिया में जो चेंज है उसकी रेट दी गई है। तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, dA अपॉन dt, तो ये हो जाएगा 12l dl अपॉन dt। तो ये क्वांटिटी आपको गिवन है 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये 12, ये 10 और ये हो जाएगा dl अपॉन dt। तो यहां पे आप देखो dl अपॉन dt, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा आपका 0.03 के सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो ये है कि इस कंडीशन में साइड में किस तरह से चेंज हो रहा है, उसकी रेट क्या है, ये आपने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इसका कितना होगा L क्यूब, इसकी रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है। तो टी के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन, कब करनी है, व्हेन L इज 10, dl अपॉन dt ये आप कैलकुलेट कर चुके हो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है, और एक बहुत आसान क्वेश्चन ये रेट मेजरमेंट का आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है डिफरेंशियल कैलकुलस से। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से एक क्वेश्चन आपको बोला गया है कि आपके पास एक पोलिनोमियल है fx, ठीक है, डिग्री 4 का, और इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है ये वाले, यानी कि मेरे को f डैश x जो है उसके रूट्स गिवन है। ठीक है, तो मैं f डैश x ऐसे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा a x प्लस 1, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा fx इस तरह से। उसके बाद में आपको बोला गया है, एक रिलेशन आपको गिवन है fx इक्वल टू f0। इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, और यहां से जो x की वैल्यू मिलेंगी उनका स्क्वायर करके आपको सम बताना है। इस तरह से आपको यहां पे पूछा गया है, तो अपन वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। इस तरह से, ठीक है, इसको सोल्व कर लो, तो ये हो जाएगा x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेंगी वो 0, √2 और -√, ये आपको वैल्यूज मिलेंगी। तो आपको बोला गया है कि इनका स्क्वायर करो और सम करके बताओ। तो ये 0 स्क्वायर -√2 का स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 4 के इक्वल। तो ये आपका करेक्ट आंसर है 4, ठीक है। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो जे मेन टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ डेटा दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो आपको यहाँ 10 डेटा हैं वो गिवन है। आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अगर हर डेटा में मैं कुछ चीज प्लस माइनस कर दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ही फाइंड करना है तो मैं कंफ्यूजन से बचने के लिए सीधा ऐसे लिख लेता हूं, i इक्वल टू 1 से 10, ये वैल्यू किसके इक्वल है 3 के, और i इक्वल टू 1 से 10 ये वैल्यू है 9 के इक्वल, ठीक है। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से 1/10, इसकी वैल्यू 9 आपको गिवन है। यहां आपको x बार फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। आई मीन आपको मीन फाइंड करना पड़ेगा। तो मीन कितना हो जाएगा, सम ऑफ डेटा कितना है 3 और टोटल डेटा है 10, तो ये हो जाएगा 3/10। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड। तो ये आपका आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिटरमिनेंट से रिलेटेड आप कह सकते हैं। तो इसमें आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है। अगर मैं यहाँ कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट बना के चेक करता हूं, 1 - 2 5, पहला रो आपको मिलेगा, -2 4 1, -7 14 एंड 9, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट से बना डिटरमिनेंट है। आप पाओगे इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये आपको जो सिस्टम गिवन है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन अपन फाइंड करते हैं। तो मैं कोई भी दो इक्वेशन लेके सोल्व कर रहा हूं, तो x माइनस और ये हो जाएगा 5z और ये हो जाएगा -2x प्लस 4y प्लस z इज इक्वल टू 0। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान देना 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ऐसे समझो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको और ऐड करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, कर ही देता हूं, 2x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 0, ओके 10z, और ये हो जाएगा -2x प्लस 4y प्लस z इज इक्वल टू 0। इन दोनों को प्लस करते हैं तो यहां से आपको 11z इज इक्वल टू 0, हेंस z कितना मिलेगा 0। तो ये जो इक्वेशन है इनके सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो उसमें z तो आपको कितना मिलेगा 0, ठीक है। तो मैं z की वैल्यू 0 रख देता हूं, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2y, इससे भी उतना ही मिलेगा, इससे भी। और थर्ड इक्वेशन आपको पता है कि इस तरह के सॉल्यूशन अपन कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं तो कोई भी दो इक्वेशन आप चूज कर सकते हो और उनको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहां मुझे z इक्वल टू 0 मिल गया और x की जगह कितना मिल गया 2y, ठीक है। तो जो मेरे सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन x y z की वैल्यूज होती हैं, तो अपन सारे के सारे सॉल्यूशन x की टर्म में फाइंड कर लेते हैं या y की टर्म में फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 2y, y की जगह y रख दूंगा और z यहाँ पे कितना है 0 है, ठीक है। अब मुझे एक रिलेशन गिवन है 15, तो सबकी वैल्यू रख देता हूँ 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर 30।
आपको ये बोला गया है कि आपके इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे वो आपको काउंट करना है। तो यहां से y की जितनी इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल होंगी उतने ही तो इंटीग्रल सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। तो अपन देख लेते हैं इसको सेटिस्फाई करने वाली y की इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है। तो y आप देख सकते हैं या तो +-5 हो सकता है, +-4, +-3, ठीक है, और +-2। इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाली y की इंटीग्रल वैल्यू इतनी हो सकती है जो कि कितनी है 8। तो y की आपके पास 8 पॉसिबल वैल्यू है, तो उसके करस्पॉन्डिंग 8 इंटीग्रल सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर है 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन टॉपिक से है, AM और GM पे बेस्ड है, आसान क्वेश्चन है। आपको ये बोला गया है कि आपके पास दो नंबर है, एक है 3 और एक है 243। सबसे पहले ये जो दो नंबर हैं इनके बीच में आपने m अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं। तो उनको मैं बोल देता हूं A1 A2 अप टू AM आप लोगों ने इंसर्ट करे हैं। पहले इंफॉर्मेशन ये आपको गिवन है। दूसरी इंफॉर्मेशन है कि यही दो नंबर 3 और 243 आप लीजिए और इनके बीच में 3 GM इंसर्ट किए गए हैं, यानी कि G1 G2 G3। और आपको एक रिलेशन गिवन है कि सेकेंड GM 4AM के इक्वल है, ठीक है, यानी कि G2 इज इक्वल टू A4। तो M की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले यहां मैं कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूं इसके लिए। तो D आप फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। यहां पे M इंसर्ट किए हैं तो M आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। यहां से मैं लिख सकता हूं A4 आप सब जानते हैं किसके इक्वल होता है, A + 4D। तो A कितना है 3, 4 और D कितना है 240 M + 1 के इक्वल है, ठीक है। अब मैं इस पे आता हूं, तो यहां इसके लिए बात करूं तो इसका कॉमन रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला आपको आता होगा। आप सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 3 आएगा। तो यहां से मैं G2 कैलकुलेट कर सकता हूं। A कितना है 3, ये इसके इक्वल है, बट मुझे गिवन है G2 इज इक्वल टू A4। तो G2 यानी कि 27 और ये है 3 + 4 240 और ये है M + 1। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 24 M + 1 4, ठीक है। तो M + 1 40 है और यहां से आप देखोगे M की वैल्यू आपको मिल जाएगी 39। तो ये आपका आंसर है और बहुत आसान क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, उसको आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बोल सकते हो और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट नॉर्मल से बोल सकते हो। और टेंजेंट नॉर्मल की बेसिकली डेफिनेशन से ये क्वेश्चन है, कोई हाई फाई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि आपके पास एक कर्व है y = 4x और इस पे कोई भी पॉइंट है 1, 2। तो इस पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। और एक दूसरा कर्व आपके पास y = e⁻x और इस पे कोई पॉइंट है c, e⁻c। इस पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ये नॉर्मल और ये टेंजेंट, ये जो आपका x एक्स है इसके किसी पॉइंट पे काटते हैं। एक टेंजेंट है इनमें से ये वाली और ये कोई नॉर्मल है, ये दोनों काटते हैं एक ही पॉइंट पे x एक्सिस के। तो c क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल लिख लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन कर दो।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेंजेंट का जो स्लोप है वो 1 है, तो नॉर्मल का कितना हो जाएगा -1। तो नॉर्मल का इक्वेशन लिख लीजिए। ये आपका नॉर्मल आ गया। अब अपन इस पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट लिखते हैं। तो ये टेंजेंट हो गया। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जो एक्स एक्स वाला पॉइंट है वो दोनों पे कॉमन है, तो आप इसमें y = 0 डालो नॉर्मल में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3,0। इसका मतलब आपका नॉर्मल x एक्सिस के कौन से पॉइंट से पास करता है 3,0 से, तो ये टेंजेंट भी कहां से पास करेगी 3,0 से। तो ये हो जाएगा, टेंजेंट को भी 3,0 से पास करा रहे हैं इस तरह से। तो ये हो जाएगा -1 3 - c, तो c की वैल्यू यहां से स्टूडेंट्स कितनी आ गई 4। तो ये आपका आंसर है और एक बहुत ही आसान क्वेश्चन अगेन आपको मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिसको पीएनसी से रिलेटेड आप समझ सकते हैं कि आपको ये बोला गया है कि ऐसे 3 डिजिट नंबर कितने होंगे जिनका जो डिजिट्स का सम है वो 10 के इक्वल है। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे जो नंबर है वो इस टाइप के होंगे, ठीक है। यूनिट प्लेस पे C आएगा, 10th प्लेस पे B और 100th के प्लेस पे A आएगा। साथ साथ मुझे ये भी दिया गया है कि A + B + C किसके इक्वल होने चाहिए 10 के इक्वल होने चाहिए। अब मुझे नंबर बनाना है तो ऑब्वियसली जो A है उसकी वैल्यू 0 तो मैं नहीं ले सकता, इसका मतलब A की वैल्यू >= 1 पॉसिबल है, B की वैल्यू > 0 ले सकते हैं आप, और C की वैल्यू भी > 0 ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो A है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं T + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा T + 1 B + C = 10। तो ये हो जाएगा T + B + C = 9। अब आप देख सकते हैं कि सिंस A is > 1 तो T क्या चल जाएगा > 0, क्योंकि मुझे जो A है वो > कितना रखना है 1 रखना है। तो अब मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो T B C ये सब हैं वो 0 to 9 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह के इक्वेशन अपन देखते हैं, इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। आपको ध्यान है कि पीएनसी में अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि इस तरह की इक्वेशन के इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करने के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली टी बी सी ये जो भी वैल्यू हो वो इंटीग्रल ही होंगी, क्योंकि नंबर बनाने हैं तो ऐसा तो है नहीं कि फ्रैक्शन में आप लेंगे। इसका मतलब आपको कुल मिला के यहाँ पर नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने हैं। तो आप जानते हैं इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन आप ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 55। इसका मतलब इसके 55 सॉल्यूशन है, इसका मतलब आप 55 नंबर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा, अगर आप t = 9 ले लेते हैं, ध्यान देना, अगर आप t = एग्जैक्टली 9 ले लोगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और आपको पता है a की जगह आप 10 नहीं ले सकते। समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब एक सॉल्यूशन आपको इसमें से हटाना पड़ेगा, कौन सा, जब t 9 हो जाए और b और c दोनों कितने हो जाएं 0। तो अगर t 9 है और b और c, t 9 है b और c 0 0 है, इसका मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई तो कर देगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली आपको तो बनाना है डिजिट, तो उस आपको नंबर बनाने हैं और वहां पे एक को एज ए डिजिट यूज करना है, तो a की वैल्यू 10 हो जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो आपका जो आंसर है वो 55 - 1 यानी कि 54 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती आप लोग मत करना, ओके। अगला क्वेश्चन है
वेक्टर 3D टॉपिक से आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि आपको एक प्लेन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। ये पॉइंट है 1 0 1। आपको यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसको क्यू बोला गया है और क्यू के जो कोऑर्डिनेट हैं वो अल्फा बीटा गामा है। तो फिर आपसे पूछा गया है कि आप बताओ वैल्यू 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की, ठीक है। तो अपने को बेसिकली क्यू फाइंड करना है। तो क्यू फाइंड करने के लिए आपको प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्लेन का इक्वेशन डायरेक्ट आपको नहीं दिया गया, आपको यहाँ पे दो लाइन दी गई है, एक स्ट्रेट लाइन और दूसरी स्ट्रेट लाइन जो कि इस प्लेन में है, ठीक है। तो अगर अपने पास किसी प्लेन में दो गिवन स्ट्रेट लाइन होती हैं तो अपन प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्लेन का नॉर्मल फाइंड कर लेते हैं। तो इस लाइन की डायरेक्शन और इस लाइन की जो डायरेक्शन है उसको मैं P1 और P2 अज्यूम करता हूं। तो P1 क्रॉस P2 करूंगा तो मुझे प्लेन का जो नॉर्मल है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो जो पहली लाइन है उसकी डायरेक्शन है 1 1 0, दूसरी है 0 1 और ये कितना है -1, ठीक है। तो ये है -1 और ये है -1 0 और ये हो जाएगा k 1 - 0। तो ये -i + j + k, ये आपके पास नॉर्मल वेक्टर हो गया। एक अपन को पॉइंट चाहिए, तो जो लाइन पे पॉइंट है उन्हीं में से अपन कोई पॉइंट ले लेते हैं। तो पहली लाइन पे आप देख सकते हैं पॉइंट है i + 0j 0k, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं आप, r.n = a.n। a.n में सीधा ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो कि आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -x + y + z = -1। तो ये आपके पास प्लेन का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं कि ये जो लाइन है ना m और q को मिलाने वाली, इसका इक्वेशन लिखना चाहता हूं। तो लाइन का इक्वेशन मैं इजीली लिख लूंगा, r लाइन पे एक पॉइंट चाहिए, जो कि पॉइंट तो यही हो जाएगा 1 0 1, ठीक है। और ये हो जाएगा लैम्डा, और इस लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो इस नॉर्मल की डायरेक्शन है, जो कि हो जाएगी -1 1 1। अब ये जो Q पॉइंट है वो इस लाइन पे ही है, तो Q पॉइंट यहाँ पे मैं लैम्डा की टर्म में अज्यूम कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 - लैम्डा 0 + लैम्डा और ये हो जाएगा 1 + लैम्डा, ठीक है। अब ये जो Q पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा -1 + लैम्डा और ये हो जाएगा 1 + लैम्डा = कितना -1। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो लैम्डा आपको मिलेगा -1/3, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा मिलेगा आपको -1/3। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे आप रख सकते हैं, तो Q पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/3 -1/3 और ये वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो ये मिल जाएगा आपको 2/3। तो ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की और ये गामा की वैल्यू है। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 3 अल्फा + बीटा + गामा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 अल्फा की जगह आप रख देंगे 4/3 -1/3 और ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5। तो ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है।